हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य जो किसी भी एग्ज़ाम में जहां आपसे हिंदी पूछी जाती है वहां आपसे साहित्य से 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आपका पोर्शन बड़ा है हिंदी का, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई में हिंदी ज़्यादा नंबर की आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 10% एरिया को कवर करता है हिंदी साहित्य। तो यहाँ भारतीय साहित्य से हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसका टेस्ट आपका होगा, और टेस्ट होगा आज ही 11 बजे। तो 11 बजे टेस्ट को अटेंड करेंगे। उसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरी बात, जो टेस्ट होगा उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोनों तरीके से आप पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, और टेस्ट की पीडीएफ से फिर आप बीच में रिवाइज करेंगे। तो आप जब 3 बार किसी चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपका डेफिनेटली वो एकदम पक्का हो जाएगा, उसमें आप 100% पारंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर देते जाएंगे साथ के साथ में, और मैं भी आपके साथ में चैट करती रहूँगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, लेखक इस पुस्तक के लेखक हैं। तो रचना है ये भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। जो भारतीय साहित्य है उसके इतिहास की समस्याओं के बारे में एक पुस्तक लिखी है। तो इसके लेखक आपको बताने हैं कौन है। ऑप्शन है आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ है रामविलास शर्मा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। तो आप आंसर कर चुके होंगे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं नामक पुस्तक के लेखक हैं। और फ्रेंड्स, ये पुस्तक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार करके रखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, द्रविड़ समूह की भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? जो द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछी है, कौन सी है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कन्नड़, सेकंड है तमिल, थर्ड है मलयालम, और फोर्थ है तेलुगु। आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कन्नड़ होगा, तमिल होगा, मलयालम होगा, या तेलुगु होगा? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर को अब तक चूज कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। द्रविड़ समूह की भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा सबसे प्राचीनतम है द्रविड़ भाषाओं के समूह में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बंगला साहित्य का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? जो बंगाल का साहित्य है उसका सबसे प्राचीनतम रूप किस में मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं रामचरितमानस में, या चर्या गीतों में, या गीत गोविंद में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बंगाल का जो साहित्य है उसका प्राचीनतम रूप हमें चर्या गीतों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हुआ। आपने क्या किया है तो ये हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवींद्र रविंद्र की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर करेंगे आप, क्या होगा? कवींद्र रविंद्र की प्रथम रचना आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन है गीतांजलि, समरसायन, चर्या गीत, या नैवेद्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो कवि हैं कवींद्र रविंद्र, इनकी सबसे पहली रचना है नैवेद्य। आपने शायद इसको पहले सुना भी नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपसे अगर आपके कंपटीशन में पूछी नहीं गई है तो पूछे जाने के चांसेस हैं। आप इसको स्टार करके रखें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम समथिंग 105 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, बहुत महत्वपूर्ण। और अपना टेस्ट में बेस्ट स्कोर देने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए टेस्ट में रहने वाला है। क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की? इसका आंसर करेंगे गीतांजलि, इसकी रचना किसने की? महाकवि व्यास ने की थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, संत कबीर ने की थी, या चंडीदास ने की थी? गीतांजलि की रचना
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रविंद्रनाथ ठाकुर। थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपके टाइम की सेविंग को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन भी करें और फालतू का टाइम भी वेस्ट ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आज मेरी वॉइस ठीक है, आज तो नहीं लग रहा है कि दबी दबी आवाज़ आ रही है, तो कमेंट करिए श्याम, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद वध के रचयिता कौन है? ये रचना है मेघनाद वध, इसके रचयिता आपको बताने हैं। ऑप्शन है शरद चंद्र, माइकेल मधुसूदन दत्त, मैथिली शरण गुप्त या विमल मिश्र। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। मेघनाद वध के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा अब तक, और इसका करेक्ट आंसर है माइकेल मधुसूदन दत्त। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ, मेघनाद वध के रचयिता हैं माइकेल मधुसूदन दत्त, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। घासीराम कोतवाल किस विधा की रचना है? तो ये एक रचना है घासीराम कोतवाल। ये आपसे विधा पूछा है, विधा का मतलब नाटक है, खंडकाव्य है, उपन्यास है, आत्मकथा है, एकांकी है, कहानी है, क्या है, ये आपसे पूछा गया है। घासीराम कोतवाल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है खंडकाव्य है, उपन्यास है, नाटक है या आत्मकथा है। तो बताइए ये क्या है? तो घासीराम कोतवाल जो है ये एक नाटक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है सा, नाटक है घासीराम कोतवाल। अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन, गुजराती भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? जो गुजराती भाषा है उसका सबसे पहला कवि किसको हम मानते हैं? ऑप्शन है भालन को, प्रेमानंद को, नरसिंह मेहता को या हेमचंद्र को। इसका करेक्ट आंसर कीजिए। गुजराती भाषा का प्रथम कवि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को गुजराती भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के आपको लेखक बताने हैं, किसकी ये रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बलदेव उपाध्याय, संपूर्णानंद या फिर कबीर। आंसर क्या होगा, आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, घासीराम किस नगर का निवासी था? यानी नाटक था एक घासीराम कोतवाली। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घासीराम किस नगर का निवासी था। ऑप्शन है कन्नौज का था, लखनऊ का था, वाराणसी का था या आगरा का था। ये आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्नौज का। जो घासीराम था ये कन्नौज का निवासी था, जिसने घासीराम कोतवाली नाटक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, कोच्चि के दरख्त किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोच्चि के दरख्त ये किसकी रचना है? ऑप्शन है जी शंकर की, के जी शंकर पिल्लई की, बल्लतोल की या फिर नाम्बियार की। तो करेक्ट आंसर कीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे कोच्चि के दरख्त। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है के जी शंकर पिल्लई। के जी शंकर पिल्लई की रचना है कोच्चि के दरख्त। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, दरख्त किसको कहते हैं, किसका पर्यायवाची है दरख्त? तो पेड़ का पर्यायवाची होता है दरख्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका रेडी होता है। तो के जी शंकर पिल्लई की रचना है कोच्चि के दरख्त, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, कोच्चि के दरख्त संग्रह में कितनी कविताएं हैं? ऑप्शन है 20, 22, 25 या 27। कोच्चि के दरख्त ये जो संग्रह है इसमें कितनी कविताएं हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर होगा 27। 27 इसमें कविताएं हैं कोच्चि के दरख्त, ठीक है, इस रचना में। अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से एक गुजराती भाषा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नामदेव, प्रेमानंद, एकनाथ या हरिश्चंद्र। गुजराती भाषा के प्रथम रचनाकार, एक गुजराती भाषा के रचनाकार आपको बताने हैं, इसमें से कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रेमानंद। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है, प्रेमानंद गुजराती भाषा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है, उसको आपको पहचानना है, कौन सी है। चरितावली है,
वासुदेव चरित्र है, शकुंतला है या बंगाल का इतिहास है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 14। जल्दी आंसर करेंगे। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना, और इसका आंसर होगा वासुदेव चरित्र। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। वासुदेव चरित्र जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रज भाषा किस प्रदेश की भाषा है? ऑप्शन है गुजराती, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। ब्रज भाषा, तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा है। हम भी ब्रजवासी हैं और हमारे यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको पता है उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो ब्रज भाषा किस प्रदेश की भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की भाषा है। अगला क्वेश्चन, समाज का दर्पण है। ऑप्शन समाजशास्त्र, साहित्य, मनोविज्ञान या धर्मशास्त्र। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर देंगे। समाज का दर्पण, लगाइए लॉजिक जल्दी से। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य पढ़ रहे हैं ना, तो यही तो समाज का दर्पण है, साहित्य। ऑप्शन हमारा बी यहाँ करेक्ट होता है। समाज का दर्पण क्या है? साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, वाल्मीकि रामायण, सामवेद या ऋग्वेद। इसको भी आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे। भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ, भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द ऋग्वेद। ऋग्वेद को भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ माना जाता है क्योंकि भारतीय साहित्य की शुरुआत सबसे पहले ऋग्वेद से ही मानी जाती है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, है ना। उसके बाद में बाकी के 3 वेदों का जन्म हुआ था, लेकिन सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद, और यही भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगर आदिकाल की सबसे पहली रचना पूछी जाएगी तो पृथ्वीराज रासो होगा, लेकिन यहाँ पूछा है क्वेश्चन में भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ, तो ऋग्वेद के साथ में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रामचरितमानस की भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करके रखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। रामचरितमानस की भाषा है, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि रामचरितमानस है तो इसका ब्रज भाषा हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे पहले, अवधी होगा, ब्रज भाषा होगा, भोजपुरी होगा या मैथिली होगा। रामचरितमानस की भाषा, तो इसका करेक्ट आंसर है अवधी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक या निमोनिक या फिर रिलेट करके मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप कभी भूलें नहीं। ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा और रामचरितमानस की भाषा, इसको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है कि आप रामचरितमानस की भाषा अवधी है, इस बात को कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, ये रामचरितमानस लिखिए। रामचरित का मतलब है राम का चरित्र, और रामचंद्र जी कहाँ के निवासी थे? तो ये अवधी के निवासी थे। तो राम को आप अवधी मतलब अवध, अयोध्या, तो अयोध्या में कौन रहते थे? रामचंद्र जी, इसलिए रामचरितमानस की भाषा क्या हो गई? अवधी रामचरितमानस की भाषा हो गई। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रथम कवि हैं। रीतिकाल के प्रथम कवि कौन हैं? बिहारी हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं या सेनापति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशवदास। रीतिकाल के प्रथम कवि केशवदास को माना जाता है। और केशवदास से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये है कि केशवदास ने ज़्यादातर अपनी रचनाओं में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, और अलंकारों में सबसे ज़्यादा कठिन अलंकार श्लेष अलंकार को माना जाता है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। जब केशवदास की आप रचनाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज और इन्होंने मोस्टली अपनी रचनाओं में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला है, इनमें से अष्टछाप के अंतर्गत कौन नहीं है? ऑप्शन है कृष्णदास,
नंददास, नरोत्तम दास, सूरदास। तो इसका आंसर बताएंगे आप क्या होगा। अष्टछाप के कवियों को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कसूर परम कृष्ण का है कि नंद की छत पर गाय चराने गए। कसूर परम कृष्ण का है कि वे नंद की छत पर गाय चराने गए। अब देखिए, कसूर, कु से क्या होगा, कुम्मन दास, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। सू से सूरदास, ये कवि हैं। कसूर परम, परम से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास की वे नंद की छत पर, नंद से नंददास, तो ये तीनों आ गए हमारे अष्टछाप के कवियों में। तो कौन से नहीं है, नरोत्तम दास नहीं है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता हैं। ऑप्शन है अज्ञेय हैं, जायसी हैं, दुष्यंत कुमार हैं या दिनकर हैं। उर्वशी के रचयिता आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार करके रखिए इसको भी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि उर्वशी को कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है। मैथिल कोकिल, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जो कल हमने हिंदी साहित्य को डिस्कस किया था, यानी हमने एक दिन पहले जब हिंदी साहित्य की आपको क्विज कराई थी, उसमें भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। पहले आप इसके ऑप्शंस देखिए, फिर आंसर तक पहुँचिए। जब आपका आंसर आप कर देंगे उसके बाद में हम बताएंगे इसको। मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रवरदाई, बिहारी या जायसी। तो करेक्ट आंसर बताएंगे पहले तो क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, जब मैंने आपको लास्ट डे क्विज कराई थी तो उसमें विद्यापति से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यापति, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। विद्यापति ने अपनी ज़्यादातर रचनाएं मैथिली भाषा में की थी, इसलिए इनको मैथिल कोकिल या मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडी किस भाषा के कवि हैं। चंडीदास जो हैं ये किस भाषा के कवि हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, गुजराती, बंगला, उड़िया या संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। चंडीदास जो हैं ये बंगला भाषा के कवि हैं, तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना संदेश रासक, इसको डबल स्टार करके रखिए संदेश रासक को। तो इसके कवि आपको बताने, अब्दुल रहमान कुतुबन, चंद्रवरदाई, जायसी। ये आपने रट रखा होगा, बहुत लोग इसको सही कर देंगे। संदेश रासक, इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, कोच्चि के दरख्त किस भाषा की रचना है। कोच्चि के दरख्त जो है ये किस भाषा की रचना है, आपको ये बताना है। किसकी रचना थी, ये आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। के.जी. शंकर पिल्लई की ये रचना थी कोच्चि के दरख्त, और इसमें 27 कविताओं का संग्रह था। तो अब आपसे पूछा है कोच्चि के दरख्त जो है ये किस भाषा की रचना है। ऑप्शन है तमिल, मलयालम, मराठी या पंजाबी। करेक्ट आंसर करेंगे, इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलयालम। मलयालम भाषा की ये रचना है कोच्चि के दरख्त, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, अग्निगर्भ के रचयिता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण रचना अग्निगर्भ, इसके रचयिता आपको बताने हैं। महादेवी वर्मा होगी या महाश्वेता देवी होंगी या मन्नू भंडारी होंगी या कमलेश्वर होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके आंसर तक पहुँचिए। अग्निगर्भ जो है ये महाश्वेता देवी जी की रचना है। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आती तो इसे दोबारा देखिए, और मेरा आपसे कहना है कि आप इसे स्पीड फास्ट करके ना देखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ। तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखें, जो नॉर्मल स्पीड है उसी में, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप स्पीड फास्ट करके रखेंगे तो आपको सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं आप क्विज में बेहतर स्कोर करने के लिए, बाकी का आप चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत फास्ट स्पीड में इसको देख रहे हैं। तो नॉर्मल स्पीड में देखिए जितना, क्योंकि मैं अपने आप में ही बहुत फास्ट आपको करा रही हूँ, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए, तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में ही देखेंगे। अगला है, चरित्रहीन उपन्यास के रचयिता हैं। चरित्रहीन जो उपन्यास है इसके रचयिता आपको बताने हैं कौन है। बंकिम चंद्र हैं या ईश्वर चंद्र हैं, शरद चंद्र हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शरद चंद्र। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता संग्रह जो है इसमें विद्रोही कवि के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन है दिनकर को, दुष्यंत कुमार को, नागार्जुन को या धूमिल को। इसका आंसर कीजिए, विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं।
तो फ्रेंड्स विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं धूमिल। ऑप्शन यहाँ आपका डी करेक्ट होगा, यानी दा ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए यूनिक क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको अब पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप टेस्ट देंगे और उसके बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे आप रिवाइज करेंगे, तो ये आपके माइंड में 100 क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और यहीं से हिंदी साहित्य से बनने वाले 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं इन 100 क्वेश्चन में से। ये आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है आपके लिए। आपका हिंदी साहित्य 2 नंबर का यहाँ से पक्का फंसेगा। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आवारा मसीहा। इसको स्टार कर लें। आवारा मसीहा किसकी रचना है, इसके रचयिता बताने हैं। अज्ञे हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शरद चंद्र हैं या दिनकर हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, किस कवि को कोमल कवि कहा जाता है? कोमल कवि के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। कोमल यानी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट जो पोइट हैं वो किसको कहते हैं, ये बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र को, नागार्जुन को, प्रसाद को या पंत को? जल्दी बताइए, कोमल कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म स्थान है। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? वृंदावन में होगा, जोधपुर में हुआ या मेवाड़ में हुआ या मेड़ता में हुआ था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मीराबाई का जन्म स्थान, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा मेड़ता। मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको बताना ये है कि कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से, ठीक है। तो आपको पता है गबन मुंशी प्रेमचंद का है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, निर्मला मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन लगन जो है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो यही आपका करेक्ट हुआ, बाकी के सारे आपके सही हैं और आपसे गलत पूछा है इसलिए गलत ही आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, नौका विहार किसकी कविता है? नौका विहार किसकी कविता है? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है या महादेवी वर्मा की है? बताएंगे आंसर इसका क्या होगा? नौका विहार बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखिए, ये पंत की रचना है, ठीक है, ये पंत जी की रचना है नौका विहार। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी किसका उपन्यास है? आपका बंटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार करेंगे। आपका बंटी ये किसका उपन्यास है? ऑप्शन है अमृता प्रीतम का, राजेंद्र यादव का, मन्नू भंडारी का या प्रेमचंद का? आपका बंटी, आपका बंटी उपन्यास जो है ये मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आगे चलते हैं। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है आंचलिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या दार्शनिक है? मैला आंचल ये रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की, यानी उपन्यास किसका है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैला आंचल से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये एक आंचलिक रचना है, आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन इसका फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है, आंचलिक, ठीक है। आगे चलते हैं। खंजन नयन बहुत इंपॉर्टेंट, खंजन नयन किस उपन्यासकार ने लिखा है? खंजन नयन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, वृंदावन लाल वर्मा ने, अमृतलाल नागर ने या प्रसाद ने? इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? खंजन नयन जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है, यानी अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगला है, आकाशदीप के कहानीकार का नाम बताइए। आकाशदीप जो है इसके कहानीकार आपको बताने हैं, कौन होंगे? ऑप्शन है प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या यशपाल? 37 क्वेश्चन का आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रसाद। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट है, आकाशदीप जो कहानी है ये। आगे चलते हैं। कफन कहानी किसने लिखी है? कफन कहानी के रचनाकार आपको बताने हैं, रेणु होंगे, विष्णु प्रभाकर या प्रेमचंद या
महीप सिंह। तो कफन आप सबने रट रखी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुंशी प्रेमचंद की। कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर काव्य की भाषा कौन सी है? सूरदास की जो काव्य है उसकी भाषा, सूर सागर जो है उसकी भाषा आपसे पूछी है, कौन सी है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, बंगला या भोजपुरी। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सूर काव्य की भाषा, करेक्ट आंसर होगा ब्रजभाषा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ब्रजभाषा। अगला, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम बताइए। तुलसीदास हैं, कबीर हैं, जायसी हैं या सूर हैं? भ्रमर गीत के रचयिता आपको बताने हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट, सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की थी। सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जूही की कली किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना, जूही की कली किसकी रचना है ये आपको बताना है, इसको स्टार करके रखेंगे। ऑप्शन है पंत की है, प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। तो ये जूही की कली जो है ये निराला की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन 42, झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी, बचपन में आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी। ये बचपन की जो बुक्स थी उनमें ये पोएम आती थी, ये आया करती थी, तो आपको बताना ये किसकी रचना है? झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की है या महादेवी वर्मा की है, महाश्वेता देवी की है या अमृता प्रीतम की है? तो फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ये अपनी इसी रचना की वजह से ऊपर उठकर आई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी रचना है झांसी की रानी। क्वेश्चन 43, गीत गोविंद के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, बहुत फेमस रचना है गीत गोविंद। इसके रचयिता आपको बताने, जयदेव हैं, तुलसी हैं, विद्यापति हैं या देव हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होता है, ऑप्शन आ आपका सही हो जाता है, जयदेव। जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट किया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला है, आधुनिक मीरा कौन है? ऑप्शन है तारा पांडे, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा या सुमित्रा सिन्हा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आ रही, तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। टाइम निकाल के 1 मिनट में ही अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि सभी लोग आ जाएं और सभी देख सकें। अगला क्वेश्चन, कामायनी का प्रारंभ किस सर्ग से हुआ है? चिंता से, काम से, लज्जा से या श्रद्धा से? इसका करेक्ट आंसर करेंगे, कामायनी का प्रारंभ कौन से सर्ग से हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चिंता सर्ग से कामायनी का प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, कोच्चि के दरख्त का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन प्रेमचंद ने, डॉक्टर अरविंदाक्षर ने, जैनेन्द्र ने या रमाकांत रथ ने? तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का 46 का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि फ्रेंड्स, जो कोच्चि के दरख्त जो रचना है ये मलयालम भाषा की रचना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अनुवाद आपसे पूछा है कि इसका अनुवाद किसने किया था और किसकी रचना थी ये? तो के.जी. शंकर पिल्लई की ये रचना थी, कोच्चि के दरख्त, और 27 इसमें कविताओं का संग्रह था और ये मलयालम भाषा में लिखी गई थी। अब आपसे पूछा गया है कि इसके अनुवाद करने वाले अनुवादकर्ता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर अरविंदाक्षर ने इसका अनुवाद किया था। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है, इसको आप करेक्ट कीजिए। आगे चलते हैं। अग्निगर्भ में किस वर्ग की समस्या को उभारा गया है? अग्निगर्भ जो रचना थी इसमें किस वर्ग की समस्या को उभारा गया है? यहाँ पर ये अग्नि लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करिएगा, अग्निगर्भ होगा। तो किस वर्ग की समस्या को उभारा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कृषक, खेतीहर मजदूर, मिल मालिक या अछूत। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या होगा? अग्निगर्भ जो है ये किसकी रचना थी? तो महाश्वेता देवी जी की ये रचना थी अग्निगर्भ। तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि किस वर्ग को इसमें उभारा गया है, किस वर्ग के बारे में इसको रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा खेतीहर मजदूर।
सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को शायद पता होगा, सभी सही करेंगे। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड करेक्ट हुआ। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 49 पर। इनमें प्रयोगवाद का कवि कौन है? ऑप्शन है दिनकर, हरिऔध, अज्ञे, शिवमंगल सिंह, सुमन। प्रयोगवाद का कवि आपको बताना है। तो प्रयोगवाद का कवि इनमें से अज्ञे सही होगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ऑप्शन है पंत, प्रसाद, महादेवी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कौन सा छायावाद का कवि नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, प्रसाद छायावाद के कवि हैं, महादेवी वर्मा छायावाद की कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा, नवीन जो हैं ये छायावाद के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर द करेक्ट हुआ। अगला, प्रत्यय लगाते हैं। ऑप्शन है शब्द से पहले, शब्द के पीछे, शब्द के मध्य में या कहीं नहीं। तो अव्यय और प्रत्यय, उपसर्ग लगते हैं शब्द के पहले और प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित इसमें आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल किसको कहा है? ऑप्शन है चारण काल को, वीरगाथा काल को, अपभ्रंश काल को या अवहट्ट काल को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल क्या है, इसका आंसर बताएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताइए। मैं आप सभी के कमेंट देख रही हूँ, तो आप आंसर करेंगे क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वीरगाथा काल, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। ठीक है, आदिकाल को किसका नाम दिया? वीरगाथा काल का। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस को हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 14 सितंबर को या 2 जून को। तो सभी को पता होगा हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अगला है, बंगला भाषा किस भाषा परिवार से संबंध है? बंगला भाषा जो है ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो क्वेश्चन है ये 54। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो बंगला भाषा है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। बाकी के ऑप्शन कट हो गए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है इसका भारोपीय परिवार। बंगला भाषा जो है ये भारोपीय परिवार से संबंधित भाषा है। अगला क्वेश्चन 55, शरद चंद्र का पहला उपन्यास है। शरद चंद्र का पहला उपन्यास है। ऑप्शन है श्रीकांत, बड़ी दीदी, चरित्रहीन या देवदास। शरद चंद्र का पहला उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ी दीदी। शरद चंद्र का पहला उपन्यास है बड़ी दीदी। आगे चलते हैं। अगला है, बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन हैं? बंग दर्शन पत्रिका जो है इसके संपादक आपको बताने हैं। ऑप्शन है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो बंग दर्शन पत्रिका के संपादक हैं बंकिम चंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला है, बंगला भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? बंगला भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? टक अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से। बंगला भाषा की उत्पत्ति, तो फ्रेंड्स अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे बंगला भाषा की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। गुजराती साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? जो गुजराती साहित्य है उसका आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से या फिर 1850 ईस्वी से। तो गुजराती साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है 1800 ईस्वी से। तो ऑप्शन यहाँ थर्ड करेक्ट हुआ। अगला है 59, गुजरात के किस कवि ने महाभारत के 10 पर्व लिखे हैं? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, भालन, नाकर या नयरसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात के एक कवि हैं जिन्होंने महाभारत के 10 पर्व लिखे हैं और उनका नाम है नाकर। ऑप्शन यहाँ थर्ड आपका करेक्ट हुआ।
आगे चलते हैं, गुजराती गद्य की कौन सी विधा लोकप्रिय है? ऑप्शन है नाटक, कहानी, उपन्यास या जीवनी। गुजराती गद्य की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो विधा है वो है उपन्यास। गुजराती गद्य में उपन्यास को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, अग्निगर्भ उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? जो अग्निगर्भ है फ्रेंड्स, ये ना तो हिंदी में लिखा गया, ना गुजराती में, ना मराठी में, ये बंगला भाषा में लिखा गया उपन्यास है अग्निगर्भ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उद्धव किसका पुत्र है और किसकी रचना है ये अग्निगर्भ? ये मैं आपको बताया था, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अग्निगर्भ किसकी रचना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, किसकी रचना है अग्निगर्भ। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको 2 बार मैंने आपको बताया, अग्निगर्भ किसकी रचना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अग्निगर्भ जो है ये महाश्वेता देवी जी की रचना है अग्निगर्भ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बंगाली भाषा में लिखी गई है और सबसे ज़्यादा इसमें किसको पसंद किया जाता है, ये भी अभी आपके सामने क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, फटाफट आगे चलते हैं। उद्धव किसका पुत्र है? ऑप्शन है मगही डोम का, काली सांतरा का, बेतुल का या बसाई टुडू का। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। उद्धव किसका पुत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेतुल। तो इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा आप फोकस नहीं कीजिए, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं आपको बताती चलूँगी, क्योंकि इसको आपको पूरी जो है रचना इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। अगला है, द्रौपदी की कितनी उम्र है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 18 वर्ष, 27 से 28 वर्ष या 35 वर्ष। द्रौपदी जो है उसकी उम्र कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 से 28 वर्ष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। के.जी. शंकर पिल्लई की तुलना हिंदी के किस कवि से की जाती है? जो के.जी. शंकर पिल्लई हैं इनकी तुलना हिंदी के कौन से कवि के साथ में की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने मुक्तिबोध, धूमिल, दिनकर या अज्ञे। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कोच्चि के दरख्त रचना है इनकी के.जी. शंकर पिल्लई की, और इनकी तुलना हिंदी के कौन से कवि से की जाती है ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्तिबोध। हिंदी के कवि मुक्तिबोध से के.जी. शंकर पिल्लई की तुलना की जाती है। क्वेश्चन है अगला, कौन सी कविता कोच्चि के दरख्त में नहीं है? क्योंकि इसमें 27 कविताओं का संग्रह है कोच्चि के दरख्त में, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कोच्चि के दरख्त में शामिल नहीं है। ऑप्शन है माझी का पुल, ऊंट, भेंट वार्ता या कोच्चि के दरख्त। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माझी का पुल। माझी का पुल जो कविता है ये कोच्चि के दरख्त में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, घासीराम कोतवाल किस काल की कथा है? जो घासीराम कोतवाल है ये किस काल की कथा है? ये एक नाटक था घासीराम कोतवाली, तो इसको बताना है किस काल की ये कथा है। 17वीं शताब्दी की है, 19वीं शताब्दी की है, 18वीं शताब्दी की है या 20वीं शताब्दी की है। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये 18वीं शताब्दी की कथा है घासीराम कोतवाली, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की, द्रविड़ परिवार की, चीनी परिवार की या मलय परिवार की। इसका आंसर कीजिए, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? करेक्ट आंसर होगा द्रविड़ परिवार की। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की ये भाषा है कन्नड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी किसने बनाया? अष्टाध्यायी किसने बनाया? ऑप्शन हेमचंद्र, कात्यायन, पाणिनि या श्रीहर्ष। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। और संस्कृत के व्याकरण के जनक के रूप में भी पाणिनि को जाना जाता है। सबसे पहले पाणिनि ने ही संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। अगला है, महाभारत के रचयिता हैं श्री कृष्ण हैं, कृष्ण द्वैपायन हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं या भीष्म हैं या वाल्मीकि हैं। इसका आंसर कीजिए। महाभारत के रचयिता, महाभारत की रचना किसने की थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण द्वैपायन व्यास या महर्षि वेदव्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, साहित्य का समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। साहित्य का समाजशास्त्र इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर, विशंबर दयाल गुप्त, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साहित्य का समाजशास्त्र। इस पुस्तक के लेखक हैं विशंबर दयाल गुप्त। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हुआ। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। आज का भारतीय साहित्य नामक पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई? ऑप्शन हैं भारतीय ज्ञानपीठ, लोक भारती, किताब घर या राजपाल एंड सन्स। इसका आंसर बताइए। आज का भारतीय साहित्य नामक पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई? आंसर करिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, राजपाल एंड सन्स। राजपाल एंड सन्स से आज का भारतीय साहित्य नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी जाति का साहित्य पुस्तक के रचयिता कौन है? हिंदी जाति का साहित्य, इस पुस्तक के रचयिता आपको बताने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नामवर सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं या विजयेंद्र स्नातक हैं। हिंदी जाति का साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हिंदी की जाति जो है उसका साहित्य, इसके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। और ध्यान रखिए रामविलास शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं सारी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे है भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। भारत की जो आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ? संस्कृत से हुआ, पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ या अपभ्रंश से हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उन सब का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होता है, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन आंसर करते रहिए। बांग्ला भाषा का उद्भव अपभ्रंश के रूप में, बांग्ला भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? बांग्ला भाषा जो है उसका उद्भव अपभ्रंश भाषा के किस रूप से हुआ है? जो बंगाल की भाषा है बांग्ला, उसका उद्भव अपभ्रंश के कौन से रूप से माना जाता है? क्योंकि अपभ्रंश के बहुत रूप हैं अपने आप में, तो इसमें सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है या मागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या पिशाची अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। तो जो बांग्ला भाषा है इसका उद्भव जो है ये मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, माइकेल मधुसूदन दत्त किस भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी के हैं, मलयालम के हैं, उड़िया के हैं या बंगला के हैं? इसका आंसर कीजिए। माइकेल मधुसूदन दत्त, तो माइकेल मधुसूदन दत्त जो हैं ये बंगला भाषा के साहित्यकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है 14, 15, 17 या 18। तो जो भारतीय संविधान है उसमें शुरुआत से ही भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, बंगला या हिंदुस्तानी। तो इसका आंसर सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को पता है भारतीय संविधान में हिंदी जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आप कोई नहीं के साथ में जाएंगे, क्योंकि रियल में भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। अगर राजभाषा पूछी जाएगी तो हिंदी के साथ में जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई पर्टिकुलर है नहीं अभी तक अपने देश की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कौन सी भाषा संपर्क भाषा बनने योग्य है? ऑप्शन है हिंदी, बंगला, पंजाबी या तमिल। संपर्क भाषा बनने योग्य कौन सी भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंदी। हिंदी भाषा जो है ये संपर्क भाषा बनने योग्य है। अगला क्वेश्चन, जन गण मन के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, काजी नजरुल इस्लाम या इकबाल। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? जनगण मन के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये जनगण मन के रचयिता हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान के रचयिता तो रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत के पूछे जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, चैतन्य या जयदेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और जनगण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में संकलित है? ऑप्शन है चौखैर वाली, चरित्रहीन, पथेर पांचाली या फिर आनंद मठ। इसका आंसर बताइए क्या होगा?
वंदे मातरम गीत जो है ये किस उपन्यास में संकलित है? करेक्ट आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ जो उपन्यास है इसमें ये संकलित है वंदे मातरम गीत। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। ब्रज बोली का संबंध है। ऑप्शन है ब्रज की बोली से, मिथिला की बोली से, बंगला के वैष्णव गीतों से, या इनमें से किसी से नहीं। ब्रज बोली, तो ब्रज बोली का संबंध जो है इसका नाम देखकर ब्रज भाषा की बोली मत कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बंगला के वैष्णव गीतों से ब्रज बोली का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को किस कृति पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है गीतांजलि, गीतमाल्य, चौखेर वाली, या गल्पगुच्छ। रविंद्रनाथ को किस कृति पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा गीतांजलि। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला, बाउल संगीत का प्रारंभ बंगाल में कब हुआ था? ऑप्शन है 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, या फिर 17वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बाउल संगीत का प्रारंभ बंगाल में 17वीं सदी से माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1801 में, 1802 में, या 1803 में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1800 ईस्वी से मानी जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट होता है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन, शर्मिंदा नामक नाटक के रचयिता का नाम बताइए। शर्मिंदा नामक नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है। द्विजेंद्र लाल राय है, बंकिम चंद्र है, माइकेल मधुसूदन राय है, या इनमें से कोई नहीं। तो शर्मिंदा नाटक जो है ये माइकेल मधुसूदन राय का नाटक है। ऑप्शन यहाँ थर्ड आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, बंगला भाषा के ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर कीजिए। बंगाल की जो भाषा है उसके ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध हैं? दीनबंधु मित्र, द्विजेंद्र लाल राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, या सत्येंद्र नाथ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल भाषा के ऐतिहासिक नाटककार के रूप में द्विजेंद्र लाल राय को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88, बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला देवी, चौधुरानी। इसका आंसर कीजिए। बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास, बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनका पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। अगला है, बादल सरकार किस विधा के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? बादल सरकार किस विधा के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास, या आलोचना। इसका आंसर बताइए। बादल सरकार ये जो लेखक हैं ये किस विधा के रूप में जाने जाते हैं? तो बादल सरकार जो हैं ये नाटक विधा के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला है, गणदेवता के रचयिता के नाम हैं। तो गणदेवता जो है रचना है, इसके रचयिता आपको बताने हैं। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, ताराचंद्र बंद्योपाध्याय, शरद चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर बताइए। गुणदेवता के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ताराशंकर बंद्योपाध्याय। ताराशंकर बंद्योपाध्याय जो हैं ये गुणदेवता के रचयिता हैं। अगला है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करिए। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, या ताराशंकर। इसका आंसर कीजिए आप। आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ठीक है, आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की ये रचना है। अगला, बंगला भाषा का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं। बंगला भाषा का इतिहास नामक ये ग्रंथ है, ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। आंसर कीजिए जल्दी से। रविंद्रनाथ ठाकुर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा, या डॉक्टर सुकुमार सेन होगा, या डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी होगा? इसका कीजिए आंसर। 92
करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने बंगला भाषा का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। अगला है परिणीता के उपन्यासकार की कृति है। परिणीता जो है ये कौन से उपन्यासकार की कृति है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। परिणीता उपन्यासकार की ये कृति है और उसका नाम आपको बताना है। शरद चंद्र होगा या माणिक बंद्योपाध्याय होगा या प्रेमेंद्र होगा या फिर विमल मित्र होगा। प्रेमेंद्र मित्र और विमल मित्र दोनों में से कौन होगा? चारों ऑप्शन में से बताइए, चारों ऑप्शन देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शरद चंद्र। शरद चंद्र जो हैं ये उपन्यासकार हैं और इनका ही उपन्यास है परिणीता। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है, शरद चंद्र। अगला है बंगला साहित्य की कथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। गर्मी बहुत है आज। बंगला साहित्य की कथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर सुकुमार सेन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, देव कुमार सेन या माइकेल मधुसूदन दत्त। इसका आंसर कीजिए। बंगला साहित्य की कथा नामक जो कविता पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर सुकुमार सेन। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। डॉक्टर सुकुमार सेन जो हैं इन्होंने बंगला साहित्य की कथा नामक पुस्तक लिखी। अगला है संवाद प्रभाकर समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ, ईश्वर चंद्र गुप्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर बताइए। संवाद प्रभाकर समाचार पत्र था, इसके संपादक आपको बताने हैं। तो इसके संपादक हैं ईश्वर चंद्र गुप्त। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट होता है। आप आंसर करते रहें और अपने आप को चेक करते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके बताकर भी जाएं कि आपके आउट ऑफ 105 कितने ठीक हुए। अगला है बंग दर्शन पत्रिका के संपादक थे। जो बंग दर्शन पत्रिका है इसके संपादक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अक्षय कुमार दत्त या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बंग दर्शन जो पत्रिका है इसके संपादक थे बंकिम चंद्र। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला है चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल क्या है। ऑप्शन है 1483 से 1533। अगला है 1450 से 1530। अगला है 1478 से 1540 या इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं इनका जीवन काल है 1483 से 1533। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, आगे है आनंद मंगल किस कवि की रचना है। ऑप्शन है भारत चंद्र, राम प्रसाद, नजरुल इस्लाम या रविंद्रनाथ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आनंद मंगल किस कवि की रचना है। तो आनंद मंगल जो है ये भारत चंद्र की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अगला है नेक्स्ट, नरसिंह मेहता कब पैदा हुए थे। नरसिंह मेहता जो हैं ये कब पैदा हुए थे। 1410 में हुए थे, 1440 में हुए थे, 1520 में हुए थे या 1414 में हुए थे। तो नरसिंह मेहता जो हैं ये 1414 में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन द। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। गुजरात के किस कवि ने महाभारत के 10 पर्व लिखे हैं। ऑप्शन है भालन, नयरसी, नहरसी मेहता या नाकर। इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। गुजरात के कौन से कवि हैं जिन्होंने महाभारत के 10 पर्व लिखे हैं। इसका करेक्ट आंसर है नाकर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है माधवानल कामकंदला चौपाई के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है कुशल लाभ, नरसिंह मेहता, विष्णुदास या इनमें से कोई नहीं। माधवानल कामकंदला चौपाई के रचयिता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कुशल लाभ। कुशल लाभ की ये रचना है। आगे है कौन सी रचना के.एम. मुंशी की है। के.एम. मुंशी की कौन सी रचना है। गुजरात नो नाथ, रुक्मणी हरण, जालंधर आख्यान या उषा हरण। बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा गुजरात नो नाथ। गुजरात नो नाथ जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, विराट पर्व किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है विराट पर्व और ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नाकर की, नयरसी की, भालन की या प्रेमानंद की।
विराट पर्व जो है ये नाकर की रचना है, ध्यान रखिएगा, नाकर की रचना है विराट पर्व। और गुजरात के कवि हैं ये नाकर, और इन्होंने महाभारत के 10 पर्व लिखे हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई? भरतेश्वर बाहुबली बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आपसे समय पूछा है कि इसकी रचना कब हुई, 1085 में हुई थी, या फिर 1185 में हुई थी, या फिर 1285 ईस्वी में हुई थी, या फिर 1385 ईस्वी में हुई थी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना हुई थी 1185 ईस्वी में, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है आपके सामने, नरसिंह मेहता की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है सुदामा चरित्र, गोविंद गमन, फागु या चीरहरण लीला। आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन का। नरसिंह मेहता की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो जो नरसिंह मेहता हैं इनकी सुदामा चरित्र भी है, गोविंद गमन भी है, चीरहरण लीला भी है, लेकिन फागु जो है ये नरसिंह मेहता की रचना नहीं है, नरसिंह मेहता की। तो यही आपका करेक्ट हुआ और यही पूछा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 105 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और 105 क्वेश्चन को डिस्कस करने में मैंने जितना कम टाइम लग सकता था उतना कम टाइम आपको लिया है इस कंटेंट को देने में। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हो चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। हम इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ में मिलते रहेंगे और आपके साथ में ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और होने वाली 11 बजे की क्विज में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट ज़रूर करें टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम टेलीग्राम पर या फिर अगली वीडियोज़ में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे।